हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें स्टार्टिंग में अपन कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल समझने के लिए थ्योरी पार्ट भी होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में आजकल MCQ आते हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, सबसे पहले बताता हूँ कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। जो कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है, क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन किस लिए कहेंगे उसको, कि जैसे कोई आदमी जितने काम कर सकता है, एक नेचुरल पर्सन जो काम कर सकता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने सभी काम कंपनी अपने खुद के नाम से कर सकती है। जस्ट लाइक ए परचेज एंड सेल ऑफ द एसेट्स, एंटर इनटू ए एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकती है, वो सब कुछ काम, बैंक अकाउंट अपने नाम से खोल सकते हैं, वो सब कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए इसका आता है कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड क्रिएटेड बाय लॉ। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, क्रिएटेड। जैसे ही कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इट वाज कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड, इसलिए क्रिएटेड बाय लॉ होती है। ये कंपनी की बात है। अगर कंपनी, ये डेफिनेशन दी प्रोफेसर हैने ने दी है। कंपनी एक्ट जो डेफिनेशन देता है अंडर सेक्शन 2/20, उसमें बता रहा है एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एग्जिस्टिंग एक्ट और एनी अदर फॉर्मर एक्ट दैट इज कॉल्ड द कंपनी। इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई, उसने सिर्फ ये बताया कि जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है कंपनी, वो कंपनी मान ली जाएगी। जबकि ये डेफिनेशन जो थी ज़्यादा यूजफुल है। इसके हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके मेंबर्स से इसकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग माने जाएंगे। किसी क्रेडिटर को अगर पैसे लेने हैं तो ही मस्ट शो ऑन कंपनी, नॉट हिज शेयर होल्डर्स। कंपनी के केस में किसी शेयर होल्डर को, किसी क्रेडिटर को अगर कंपनी से पैसे मांगता है तो कंपनी पे कोर्ट केस करेगा, किसी शेयर होल्डर पे नहीं करेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अपने आप सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, अपने नाम से सेल परचेज कर सकती है, एसेट्स को परचेज और सेल कर सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकती है, सब कुछ काम कर सकती है कंपनी। जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन अपने नाम से कर सकता है वो सब कुछ कर सकती है, जबकि पार्टनरशिप में ये नहीं था। ये सेकंड आता है आपके पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके जो मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके साथ में कुछ भी हो, दे कम और गो, कोई ल्यूनेटिक हो जाए, कुछ भी हो उनके साथ में, कोई शेयर होल्डर आता है जाता है, इंसॉल्वेंट होता है, ल्यूनेटिक होता है, कुछ भी हो उनके साथ में, कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी कंपनी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। कोई भी पार्टनर के साथ अगर इंसॉल्वेंसी, डेथ अगर कुछ होता था तो पार्टनरशिप को आपको एज पर डीड कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते थे, कुछ काम, अगर डीड मेंशन नहीं थी तो आपको डिजोल्व करनी पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी है लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। बस वहीं तक की उनकी लाइबिलिटी है, उसके आगे नहीं। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी, वो सिर्फ उतना ही पैसा देने के लिए बाइंड है जितना पैसा उनका ड्यू है अगेंस्ट शेयर मनी। शेयर की जो पैसे हैं उसके में कितना पैसा बाकी है उतना ही पैसा देने तक बाइंड है, उसके अलावा अपनी पर्सनल एसेट से कुछ भी देने के लिए बाइंड नहीं है वो, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कॉमन सील, कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी के सिग्नेचर माने जाते हैं कॉमन सील। आजकल कॉमन सील बनाना जरूरी भी है और नहीं भी है, कोई कंपलसरी नहीं है बनाना कॉमन सील। तो ये कॉमन सील जो होती है कंपनी के साइन माने जाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब के ऊपर ये कॉमन सील अफेक्स की जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं अपने शेयर को किसी थर्ड पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बाकी विदाउट एनी फर्दर रेस्ट्रिक्शंस एनी वन शेयर होल्डर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर इन कंपनी टू एनी अदर पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड की कुछ कंडीशंस होती हैं उसके अलावा, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ऑनर,
यहाँ जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी क्या है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस करती है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म जो होती पहले था आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आया पार्टनरशिप और उसके बाद में नेक्स्ट से जाए कंपनी। जब बिज़नेस बहुत छोटा होता है तो एक आदमी संभाल लेता है उस बिज़नेस को। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो आपको उसके पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 से 2 हुए, पार्टनरशिप फॉर्मेट आया। लेकिन बिज़नेस जब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद में कंपनी का फॉर्मेट आया था। तो कंपनी के फॉर्मेट में क्या होता है कि जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, दैट वाज स्कैटर्ड और स्मॉल फ्रेगमेंटेड शेयर्स होते हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं, दुनिया भर में फैले हुए रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस एंड मैनेज डे टू डे अफेयर्स। और ये डिजायरेबल भी नहीं है कि जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो डे टू डे अफेयर्स में कंपनी में इन्वॉल्व हुए। इसलिए जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, कंपनी को जो चलाने वाले होते हैं, मैनेज करने वाले होते हैं, वो उसके ऑनर से अलग होते हैं आपके पास में। तो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास में काइंड ऑफ कंपनीज, कितनी तरह की कंपनियां होती है। सबसे पहले आया आपके पास में अनलिमिटेड लायबिलिटी, जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप। यहाँ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, दे आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ऑफ कंपनी फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। जैसे पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप बंद होती है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच करके फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। वैसे ही सेम अनलिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अपनी कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स से पैसा ला करके कंपनी की लायबिलिटीज को पूरी करेंगे। आजकल ये कंपनियां होती नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है ये। नेक्स्ट आए लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू ए सर्टेन अमाउंट। वो गारंटी देते हैं शेयर होल्डर्स कि अप टू दिस अमाउंट दे आर लायबल टू मेक द पेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तब वो शेयर होल्डर्स जितनी उन्होंने गारंटी दी है उतना अमाउंट वो ला सकते हैं। कंपनी की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए उतना अमाउंट जितने रुपए की उन्होंने गारंटी दी है उतना पैसा लाने के लिए बाइंड है, वो उसके एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे। मतलब यहाँ पे जो उनकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। और ये एप्लीकेबल कब होगा? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वो पैसे नहीं लाएंगे, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप सिर्फ उसी वक्त लाएंगे पैसे। थर्ड होती है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर के बदले में कितने पैसे उन्होंने अब तक नहीं चुकाए, सिर्फ उतना ही पैसा चुकाने की जिम्मेदारी होगी, उसके अलावा उनको देने की जरूरत नहीं है। 10 रुपये का शेयर है, अगर किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपये पेमेंट किया है तो सिर्फ वो 5 रुपये ही चुकाएगा, उसमें से 5 रुपये ही मांग सकती है कंपनी, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। इस तरह से यहाँ जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है दैट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। यस, यहाँ पे बताता हूँ, इसमें 3 तरह की कंपनी आती है लिमिटेड बाय शेयर्स में, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। पहले अपन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ओपीसी का मैं फिर बताऊँगा आपको। प्राइवेट लिमिटेड की जो डेफिनेशंस दे रखी हैं वो अंडर सेक्शन 2 पब्लिक 68 उसमें दे रखी है, और पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 271। ये 71 सब सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। यहाँ जो डेफिनेशंस दे रखी है, जो डिटेल दे रखी है, उसमें एक तरह से डिफरेंशिएशन ही है, वही अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वही इनकी डेफिनेशंस बन जाती है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में जो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम मेंबर इज़ 2 एंड मैक्सिमम मेंबर इज़ 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर होंगे। इनमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज़ जो शेयर होल्डर होते हैं वो इंक्लूड नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉई वो भी शेयर होल्डर होते हैं, वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्स्ट्रा है 200 से। ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितने ही हो सकते हैं मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जो है वो कितने ही शेयर होल्डर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे 2, जबकि पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 3। कम से कम 3 डायरेक्टर होना जरूरी है। इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को किसी शेयर के लिए, डिबेंचर के लिए या डिपॉजिट्स के लिए पब्लिक इनविटेशन इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए, अपने डिबेंचर इशू करने के लिए या पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए पब्लिक इनविटेशन नहीं कर सकती है। पब्लिक को मतलब शेयर इशू नहीं कर सकती ओपन। जो कुछ भी करेंगे ये होंगे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स, उन्हीं को इशू करेंगे शेयर्स वगैरह।
पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं। ये पब्लिक से, जनरल पब्लिक से न तो डिपॉजिट ले सकते हैं, न जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ जो लिमिटेशन रहेगी इनकी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, नॉन पर्सन्स या HNIs जो नॉन टू द बोर्ड होंगे उन्हीं को इशू कर सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड पब्लिक को ऑफर कर सकती है, शेयर इशू करने, पब्लिक नोटिस, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू करने, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेनी है तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, वो पब्लिक से डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक एट लार्ज। मिनिमम पेड अप कैपिटल, प्राइवेट लिमिटेड की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होगी, जबकि पब्लिक लिमिटेड की मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी 5 लाख रुपए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जैसा मैंने बताया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दोनों में होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में रेस्ट्रिक्शंस रहता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं 200। इसलिए यहाँ पे जब भी कभी ट्रांसफ़र होगा रेस्ट्रिक्टेड है, कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है कि कहीं मिनिमम लिमिट एक्सीड तो नहीं हो जाए। इसलिए हमेशा यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। और यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। थर्ड आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी होता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल F शेड्यूल फर्स्ट जो कंपनी एक्ट है उसके लास्ट में जो शेड्यूल्स दे रखी है उसमें टेबल F है शेड्यूल फर्स्ट में, वो टेबल एप्लीकेबल होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रूल्स बने हुए होते हैं, वो मेंशन होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए ज़रूरी है बनाना, जबकि पब्लिक लिमिटेड के लिए बनाना ज़रूरी नहीं है, उससे फिर टेबल F शेड्यूल फर्स्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड या PVT लिमिटेड वर्ड लगाएंगे, और जबकि पब्लिक लिमिटेड सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाएंगे, LTD या लिमिटेड पूरा वर्ड लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रजिस्ट्रार से लेना जरूरी नहीं होता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यह सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार से लेना जरूरी होता है। स्टेटूटरी मीटिंग्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के विदिन 6 मंथ AGM बुलाना ज़रूरी नहीं होता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके विदिन 6 मंथ AGM बुलाएंगे और फिर एनुअली AGM बुलाएंगे वो। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए AGM बुलाना कंपलसरी होता है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए ज़रूरी नहीं होता। दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। अब मैं बताता हूँ OPC, 1 पर्सन कंपनी, ये एक नई टाइप आई है, ये कंपनी एक्ट 2013 में। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 2/62, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही मेंबर अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकता है। ये एक तरह से सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एग्जैक्टली प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है, सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड होती है। कोई रूल्स, OPC के रूल्स अगर कोई नहीं है तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो OPC में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, दैट मेंबर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट फॉर्म ओनली 1 कंपनी। एक आदमी सिर्फ एक ही कंपनी बना सकता है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन ये है कि पिछले कैलेंडर ईयर में वो इंडिया में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो। हिज स्टे इज मिनिमम 182 डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन। और मेजर तो खैर होना ही चाहिए। दूसरा आता है इसकी पेड अप कैपिटल। इसकी पेड अप कैपिटल जो होगी कम से कम 1 लाख होगी और मैक्सिमम 50 लाख रुपए होगी पेड अप कैपिटल OPC की। तीसरा आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है, चूंकि मेंबर एक है इसलिए एक डायरेक्टर तो होगा ही होगा, इसके अलावा ऑनरेरी डायरेक्टर और हो सकते हैं उसमें। तो मैक्सिमम लिमिट है 15 डायरेक्टर्स की, मिनिमम 1 डायरेक्टर है और मैक्सिमम में 15 डायरेक्टर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जो OPC बनाएंगे वो OPC सिर्फ बिजनेस पर्पज से होनी चाहिए, चैरिटी पर्पज से नहीं होनी चाहिए। जो OPC बनाएंगे 1 पर्सन कंपनी, द पर्पज ऑफ दैट मस्ट बी द डूइंग बिजनेस, अर्न द प्रॉफिट, नॉट फॉर द चैरिटी। 1% फ्रॉम 1 4, ये हो गया। यस, इसमें जो है आपके पास में इस OPC का जो टर्नओवर है वो अप टू 2 करोड़ ही होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो OPC का स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। OPC बनाने के पीछे जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ 2 ही बेनिफिट होता है आपके पास में। एक तो आपको क्या, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा AGM जो कंपनी एक्ट है उसमें AGM से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि एक मेंबर है इसलिए AGM से रिलेटेड कोई प्रोविज़न अप्लाई हो ही नहीं सकते हैं।
सेकंड आता है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी जो है उसको कब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कम से कम रजिस्ट्रेशन के 2 साल पूरे होना ज़रूरी है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा ओपीसी का, उसके 2 साल बाद ही आप अपनी इच्छा से उस ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 साल के पहले कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें ओपीसी का कंपल्सरीली कन्वर्जन हो जाएगा, कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, जैसी भी सर्कमस्टांसेज होगी दोनों में से किसी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये 2 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी उस केस में। वो कौन कौन सी कंडीशन है, क्या हो, व्हेन उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है दैट एक्सीड फ्रॉम 2 करोड़, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से अगर ज़्यादा हो गया तो उस ओपीसी को या तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरेज 3 साल का एवरेज लेते हैं अपन, इसमें जो एवरेज टर्नओवर लेते हैं उसमें 3 साल का एवरेज लेते हैं। दूसरा रहेगा उसकी पेडअप कैपिटल जो है वो 50 लाख से बढ़ जाए, 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो भी वो इमीडिएट कंपनी जो ओपीसी है, ओपीसी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, इसमें हो जानी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो ओपीसी होती है उसका जो मेमोरेंडम बना हुआ होता है, उसमें मेमोरेंडम में किसी एक ऐसे आदमी का नाम देना ज़रूरी होता है जो प्रेजेंट मेंबर के बाद में उस कंपनी का मेंबर बनेगा। जो इसका मेमोरेंडम होता है उसमें किसी एक ऐसे आदमी का नाम देना ज़रूरी होता है एंड हिज कंसेंट आल्सो गिवन, उसकी कंसेंट भी देनी होगी उसमें कि वो तैयार है कि प्रेजेंट मेंबर जो है उसके बाद मान लो उसकी डेथ हो जाती है, इनकेपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है, कुछ भी सिचुएशन होती है, तो उसके बाद में इस कंपनी को चालू रखने के लिए कौन मेंबर बनेगा इसका, उस आदमी का नाम पता डिटेल होगी उसकी और उसकी कंसेंट की ही इज़ रेडी टू बी ए मेंबर ऑफ सच कंपनी, ये उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। वो उस कंपनी का सक्सेसर होगा जो प्रेजेंट मेंबर के बाद में उस कंपनी को टेक ओवर करेगा। ये तो आपके पास में कंपनी की बातें हुई। अब आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होगा, शेयर्स किसे कहेंगे, जो कंपनी की कैपिटल होती दैट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो कंपनी के जो पैसे होते हैं कैपिटल के, वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। छोटे छोटे, जैसे मान लो कंपनी की 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है तो वो 10-10 रुपए की यूनिट्स में डिवाइड होती है, 100 रुपए की यूनिट्स में डिवाइड होती है, 1000 रुपए की यूनिट्स में डिवाइड होती है। तो ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, हर यूनिट को उसको शेयर कहते हैं और इसी कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो शेयर में डिवाइडेड होती है इसलिए उस कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल का नेचर क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ये मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको। दूसरा कहता है ट्रांसफरेबल एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ, इस शेयर्स को अपन खरीद बेच सकते हैं, लेकिन इनका जो कंपनी में ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में रूल्स जो हैं वो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होंगे। उसी रूल्स के बेसिस के ऊपर ये शेयर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अंडर गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यस, ये जो कंपनी के शेयर्स हैं इनको बाज़ार में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हाइपोथेकेटेड गिरवी रख सकते हैं, या इनके ऊपर लोन ले सकते हैं, या वसीयत से गिफ्ट कर सकते हैं। बिक्विथेट मतलब वसीयत, जो गिफ्ट देते हैं वसीयत के थ्रू, वो होता है बिक्विथेट। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब इसलिए इनको गुड्स माना गया है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर इन शेयर्स को गुड्स माना है। तो उसके हिसाब से जब कभी सेल परचेज होगा, लोन लिया जाएगा, तो गुड्स एक्ट के हिसाब से डिसीजन होगा। जब इनको क्या कहते हैं, लोन लिया जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी आपके पास में। तो इस तरह से आपके पास में शेयर्स की बात हुई। अब आता है शेयर में बी इशूड। शेयर जो है इशू कर सकते हैं कंपनी। इशू करने के प्रोसेस में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा किस तरह से इशू किए जाते हैं। यहाँ पे शेयर जो इशू किए जाते हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू करना इक्वल टू द फेस वैल्यू, दैट इज द एट पार, उसको कहेंगे शेयर इशू एट पार। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और 10 रुपये में ही अपन शेयर इशू कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड शेयर इशूज एट पार। अगर 10 रुपये का शेयर है, अपन 10 से ज़्यादा में इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। तो कहते हैं इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूज मोर देन द फेस वैल्यू, शेयर इशू एट ए वैल्यू एट मोर देन फेस वैल्यू। 10 रुपये का शेयर है, अब 10 रुपये से ज़्यादा 15 रुपये में कर रहे हो इशू, 20 रुपये में इशू कर रहे हो, या 100 रुपये में इशू कर रहे हो, वो कहते हैं शेयर
इशू एट ए प्रीमियम। जो 10 रुपये से फेस वैल्यू से जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। आगे जाके अपन इसी को सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे। यस अब आता है आपके पास में यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अंडर सेक्शन 52/2। सिक्योरिटी प्रीमियम जो शेयर्स अपन प्रीमियम पे इश्यू करते हैं उससे जो अपने को प्रीमियम मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसका अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट होता है आपके पास में, और नॉर्मली इसका कैपिटल लॉस में अपन कंपनसेट कर सकते हैं। कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए काम ले सकते हैं। फिर भी कंपनी एक्ट सेक्शन 52/2 में कुछ इसके यूजेज बताए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप किस किस काम में ले सकते हैं। यह रेस्ट्रिक्टेड है, इन्हीं यूज में काम ले सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी और काम में नहीं ले सकते हैं। यह सबसे पहला बताया राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। कंपनी जो फॉर्मेशन करते हैं उस समय जो कंपनी के खर्चे होते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी खर्चे होते हैं उनको अपन सबको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। उनको राइट ऑफ करने के लिए काम ले सकते हैं। टू राइट ऑफ शेयर या सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेज, सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेज, कमीशन, डिस्काउंट, इस तरह के शेयर जब इशू करते हैं, इशू करने के लिए अपने पास में कुछ खर्चे होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेज होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशंस होता है। शेयर आजकल तो खैर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या इनको राइट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को काम ले सकते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेज, डिस्काउंट अगर होता है या अंडर राइटिंग कमीशन होता है और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने के अपन काम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल्ली पेड, टू इशू द फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके बदले में से आउट ऑफ दैट द कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करना, वो होता है बोनस शेयर। तो वो बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से अपन इशू कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रोवाइड द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। शेयर, इक्विटी शेयर का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर का रिडम्पशन होता है। तो रिडम्पशन के टाइम में उनकी फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा देते हैं अपन, ये कितना देंगे ये एट द टाइम ऑफ इशू ही डिसाइड होता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर और डिबेंचर, इनके रिडम्पशन रीपेमेंट के टाइम पर इनकी फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा पैसे देंगे दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम और रिडम्पशन। उसको भी राइट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं अपन। एंड बाईबैक ऑफ ऑन शेयर्स, कंपनी जो है अपने खुद के शेयर को मार्केट से या शेयर होल्डर से बाईबैक कर सकती है, खुद के शेयर को परचेज कर सकती है, उसमें भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पास में। एट ए डिस्काउंट, शेयर जो है पुरानी कंपनी एक्ट के हिसाब से शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते थे, लेकिन नए कंपनी एक्ट के हिसाब से द शेयर कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट सम ऑफ द सिचुएशंस। किसी किसी सिचुएशन में शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, जैसे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर अपन फॉरफिट कर लेते हैं उनको री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं, या स्वीट इक्विटी जो देते हैं अपन एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को, उसको अपन डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इसके अलावा अपन कोई भी शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी आर लाइबल टू फॉर पेनल्टी 1 to 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख रुपए की तक की पेनल्टी हो सकती है, और 6 महीने की उनको जेल भी हो सकती है। इसलिए ये जो डिस्काउंट पे इशू है ये प्रोहिबिटेड है। अब कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।